YouTube चैनल श्योर कंपटीशन सक्सेस पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कक्षा 10th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 जिसका की नाम है वाटर रिसोर्सेज। इस चैप्टर का पार्ट 1 पहले आ चुका है। आज का ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 2 होने वाला है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वाटर रिसोर्स क्या है, इससे जुड़ी हुई कुछ बेसिक सी जानकारी हम लोगों ने ली थी। उसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारी अर्थ का जो टोटल सरफेस है इसके 3/4 पार्ट पर पानी होते हुए भी किस तरह से हम लोगों को पानी की कमी को झेलना पड़ रहा है। यानी कि हमने एक टॉपिक पढ़ा था वाटर स्कार्सिटी के बारे में, पानी की कमी क्यों आ रही है, इसके सब कारणों पर हम लोगों ने चर्चा की थी। तो आज के इस वीडियो में जो भी चैप्टर बचा हुआ है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो अब तक आप लोगों ने क्या पढ़ा है कि वाटर स्कार्सिटी, पानी की कमी जो है किस तरह से आ रही है। तो देखिए इस पानी की कमी को दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं। जो पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए कि पानी की कमी के बारे में हमने पढ़ा, वाटर स्कार्सिटी के बारे में, तो बेसिक सा क्वेश्चन है कि जो वाटर है, जो पानी है, इसको किस तरह से, वाटर को किस तरह से कंजर्व किया जाए, किस तरह से कंजर्व किया जाए और किस तरीके से इसे मैनेज किया जाए। यानी कि किस तरह से इसका संरक्षण करें और किस तरह से इसका समुचित प्रबंधन करें। तो इसके लिए हम लोगों को देखिए क्या करना होगा। इसके लिए हम लोगों को करना होगा कि मल्टीपर्पज जो रिवर प्रोजेक्ट्स है इनको बढ़ावा देना होगा। उसके अलावा जो इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट है इसको भी बढ़ावा देना पड़ेगा। तो आज के हमारे इस टॉपिक का नाम भी यही है कि मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट। तो पानी को किस तरह से कंजर्व और मैनेज किया जाए, यही चीज हम लोगों को पढ़नी है। तो देखिए पानी को कंजर्व करने का जो सिस्टम है ये भारत में कोई नया नहीं है, प्राचीन काल से ही, यानी कि एंशिएंट टाइम से ही हम लोग देखेंगे कि भारत में इस तरह के ठोस कदम उठाए गए हैं जल को कंजर्व करने के लिए, उसको ठीक तरीके से मैनेज करने के लिए। तो कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि देखिए कुछ आर्कियोलॉजिकल और जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है ये दिखाते हैं कि एंशिएंट इंडिया में भी जो भाई राजा हुए हैं, महाराजा हुए हैं, उन्होंने भी क्या किया है, इस कीमती वाटर को कंजर्व करने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं। इसके लिए उन्होंने क्या किया है, देखिए प्राचीन काल से ही बहुत से प्रकार की जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स है इनकी फॉर्मेशन की गई है। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, हाइड्रोलिक जो स्ट्रक्चर्स है इनकी फॉर्मेशन की गई है भारत के अंदर प्राचीन काल से ही। तो किस तरह से देखिए कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन की गई है, इस चीज को हम लोग देखेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि प्राचीन काल के बने हुए जो बांध है, जैसे कि डैम्स है, इनको आप लोग देख सकते हैं। बहुत से रिजर्वायर भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बहुत से प्रकार की कृत्रिम या फिर आर्टिफिशियल झीलों का भी निर्माण करवाया गया है। तो ये सब जो स्ट्रक्चर्स है ये क्या है, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स है। और भारत के अंदर आप इन लोगों को इन चीजों को देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट क्या है, इसके अंदर देखिए जो नदियां हैं इसके जो तट होते हैं क्या किया जाता है, तट बंद किया जाता है। उसके थ्रू जो वाटर है उसके फ्लो को रोका जाता है और उस पानी का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा इतिहास में आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा नहरों के बारे में, ठीक है। अनेक ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने कि अपने शासन काल में नहरों का निर्माण करवाया है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है सल्तनत काल में जो गयासुद्दीन तुगलक था, इसने क्या किया था, नहरों का जाल बिछवाया था अपने शासन काल में ताकि किसानों को सिंचाई के लिए परेशान ना होना पड़े। तो इस तरह की ये जो सारी स्ट्रक्चर्स हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे कि बांध है, बड़े जलाशय, जो झीलें हैं कृत्रिम प्रकार की, जो नदियों के तटबंध है, इसके अलावा जो नहरें हैं, ये सब क्या है, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स है। और इनकी फॉर्मेशन प्राचीन काल से ही भारत के अंदर की जा रही थी, जिसकी वजह से कि जो हमारा वाटर है इसको अच्छी तरह से कंजर्व और मैनेज किया जाता था। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इसके, जैसे कि जो फर्स्ट सेंचुरी है, फर्स्ट सेंचुरी ईसा पूर्व से जो पहली शताब्दी है, इसके अंदर क्या किया गया था,
एक जगह है इलाहाबाद के नजदीक जिसका कि क्या नाम है, श्रृंगावेरापुरा। श्रृंगावेरापुरा जगह है इलाहाबाद के नजदीक। यहां पर क्या किया था, गंगा नदी में बाढ़ के पानी को रोककर उस पानी का इस्तेमाल किया गया था, उसको अच्छी तरीके से मैनेज किया गया था इरिगेशन पर्पज के लिए। उसके अलावा देखिए और क्या क्या कदम उठाए गए थे। 11वीं शताब्दी में हम लोग देखेंगे, 11वीं शताब्दी में एक बड़ी जो आर्टिफिशियल लेक है मध्य प्रदेश के भोपाल के अंदर, इसका निर्माण किया गया था, जिसे कि हम भोपाल लेक के नाम से जानते हैं। ठीक है, भोपाल लेक। और इसका निर्माण किसने किया था, जो परमार राजा भोज थे उन्होंने निर्माण किया था। किसका, जो भोपाल झील है इसका। इस झील को भोजताल के नाम से भी जाना जाता है, उसके अलावा इसे अपर लेक भी कहा जाता है। तो ये अपने समय काल की जो कृत्रिम झीलें थी, बड़ी झीलों के अंदर से एक थी। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स का भी निर्माण किया गया था। उसके अलावा आप लोगों ने इतिहास के अंदर ही पढ़ा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो मौर्य साम्राज्य था उसके अंदर जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके शासनकाल में भी इस प्रकार की हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन किया गया था। चाहे वो बांध हो, बड़े जलाशय हो, झीलों का निर्माण हो, इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स का निर्माण किया गया था। क्यों किया गया था, फॉर कंजर्व एंड मैनेज द वाटर, इसलिए इसका निर्माण किया गया था। तो इसके अंदर भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कई बार, देखिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के ही शासनकाल में एक झील का निर्माण करवाया गया था जिसे कि सुदर्शन झील, सुदर्शन झील के नाम से जाना जाता है। और इसका जो निर्माण था वो किसने करवाया था, पुष्पगुप्त के द्वारा करवाया गया था। पुष्पगुप्त कौन था, जो सौराष्ट्र है यानी कि जिसे हम गुजरात के नाम से जानते हैं, उसमें क्या था, ये सौराष्ट्र में गवर्नर था किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का। और उसने क्या करवाया था, सौराष्ट्र में एक झील का निर्माण करवाया था जिसका कि नाम क्या है, सुदर्शन झील है। ठीक है, कई बार ये पूछा जाता है। तो इसी तरह से आप लोग देखेंगे सल्तनत काल में ही 14वीं शताब्दी के अंदर जो इल्तुतमिश है, इसने भी क्या किया था कि दिल्ली के अंदर जो किला है जिसे कि हम लोग सिरी फोर्ट के नाम से जानते हैं, तो सिरी फोर्ट के अंदर इसने एक बड़े तालाब का निर्माण करवाया था जिसे कि हम लोग हौज ए खास के नाम से जानते हैं। किले के अंदर समुचित जल प्रबंधन के लिए यह तालाब बनाया गया था जिसे कि क्या कहते हैं, हौज ए खास कहा जाता है। उसके अलावा गयासुद्दीन तुगलक का भी मैंने आपको बताया, इसने क्या किया, बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण करवाया। और यह करवाने का कारण क्या था, देखिए क्या था कारण, कारण यही था कि पानी को अच्छी तरह से कंजर्व करना और उसके अलावा इसका मैनेजमेंट कैसे, यानी कि पानी को कंजर्व करके इसका इस्तेमाल करना, चाहे वो सिंचाई के पर्पज के लिए हो या फिर घरेलू काम में उपयोग के लिए हो। तो इस तरीके से प्राचीन काल से ही भारत के अंदर पानी को कंजर्व और मैनेज किया जा रहा था। और देखेंगे कि यही जो सिस्टम है कंजर्व करने के, ये जो सिस्टम है जो कि प्राचीन काल से चलते आ रहे हैं, आज भी इनका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आज के समय में भी बांधों का निर्माण किया जाता है। बांधों का निर्माण करने के बाद जो पानी इकट्ठा होता है उससे क्या रिजर्वायर वगैरह की फॉर्मेशन होती है, लेक बनती है। इसके अलावा नहरों का भी निर्माण आज के समय के अंदर किया जाता है। तो इसके अंदर से जो एक महत्वपूर्ण एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है जिसका कि नाम डैम है, यानी कि बांध, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो बांध है, अब डैम क्या होते हैं, डैम के अंदर क्या किया जाता है, जैसे कि बहती हुई नदी है, इसके अंदर क्या किया जाएगा, एक अवरोध उत्पन्न कर दिया जाता है जिसकी वजह से क्या होता है कि पानी जो है ये इकट्ठा होना प्रारंभ हो जाता है। और ये जो पानी इकट्ठा हुआ है इसी को ही क्या कहेंगे, डैम कहेंगे, बांध कहेंगे। जो बांध है ये कोई स्ट्रक्चर का नाम नहीं है, ये क्या है कि अवरोध उत्पन्न करने के बाद जो पानी इकट्ठा हुआ है उसे ही क्या कहते हैं, बांध कहते हैं। तो डैम के अंदर क्या किया जाता है, देखिए एक बैरियर क्रिएट कर दिया जाता है, कहां पर, अक्रॉस द फ्लोइंग वाटर, यानी कि बहते हुए पानी के ऊपर क्या किया जाता है, एक बैरियर की फॉर्मेशन कर दी जाती है। अब ये बैरियर क्या करेगा कि जो फ्लोइंग वाटर है इसको क्या करेगा, ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा, इसमें अवरोध उत्पन्न करेगा। उसके अलावा पानी की दिशा को भी क्या करेगा, ये
पानी की दिशा को भी ये कंट्रोल करने का काम करेगा। उसके अलावा जो पानी का फ्लो है, जो बहने की रफ्तार है, इसको भी क्या करेगा, इसको कम करने का काम करेगा। तो इस बैरियर से जब ये काम होगा, जब पानी को रोका जाएगा, दिशा में अवरोध उत्पन्न होगा, जब उसके फ्लो को कम किया जाएगा, तो क्या होगा कि बांध के पीछे वाले हिस्से में पानी इकट्ठा होना प्रारंभ होगा। और ये जो पानी इकट्ठा होगा, ये किसकी फॉर्मेशन करेगा, यानी कि जो पानी का इकट्ठा होगा, जल भराव होगा, जिसे क्या कहते हैं, इंपाउंडमेंट कहा जाता है। अब इस इंपाउंडमेंट से किसकी फॉर्मेशन होगी, रिजर्वायर की, रिजर्वायर की फॉर्मेशन होगी, यानी कि एक बड़ा जलाशय बनेगा। उसके अलावा झील वगैरह की भी इस तरीके से फॉर्मेशन हो सकती है। किसकी वजह से, डैम से, यानी कि जो बैरियर हम लोगों ने लगाया है उसकी वजह से। और मैंने बताया कि जो रिजर्वायर बनता है, जो पानी का बड़ा जल भराव, इसी को ही क्या कहते हैं, डैम कहा जाता है। डैम जो है वो किसी स्ट्रक्चर का नाम नहीं है। डैम में क्या होता है कि देखिए इस प्रकार से एक ढलवा हिस्सा भी रहता है, इस प्रकार से, जहां से कि क्या किया जाता है, गेट खोलकर पानी को स्लो स्पीड से या फिर तेज गति से यहां से निकाला जाता है, इस प्रकार से, ठीक है। पानी की गति को यहां पर कंट्रोल किया जाता है, डायरेक्ट किया जाता है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि जो बांध है ये कई तरह के हो सकते हैं, उनके किस तरह से उनकी स्ट्रक्चर है, किस मटेरियल का यूज किया गया है उनकी फॉर्मेशन में, तो उसके आधार पर जो बांध है वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। उसके अलावा जो हाइट है, डैम की हाइट के हिसाब से भी हम लोग डिसाइड करेंगे कि बांध जो है वो किस तरह के होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि उनकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की है। जो बांध है उनकी स्ट्रक्चर किस तरह की है, किस तरीके का मटेरियल का यूज किया गया है, अगर उसकी बात करें तो बांध कई तरह के हो सकते हैं। अगर बांध के निर्माण में लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया है, टिम्बर का यूज किया गया है, तो इस तरीके के बांध क्या कहलाएंगे, इनको टिम्बर डैम कहा जाएगा, टिम्बर डैम कहेंगे। उसके अलावा तटबंध कर अगर एम्बैंकमेंट कर कोई डैम बनाया गया है तो किस तरीके के बांध होंगे, एम्बैंकमेंट डैम उसको कहा जाएगा। उसके अलावा कुछ पक्के बांध भी होते हैं जो कि ईंट पत्थरों से बनाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, मैसोनरी डैम इनको कहा जाता है। उसके अलावा दूसरा मैंने बताया क्लासिफिकेशन की हाइट के हिसाब से, हाइट के हिसाब से भी जो बांध है ये अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि लार्ज डैम हो सकता है, मेजर डैम हो सकता है, लो डैम हो गया, मीडियम डैम है, उसके अलावा हाई डैम है। तो इस टाइप से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं डैम्स को। अब डैम बनाने का पर्पज क्या है, क्या क्या इसके यूज हैं, अगर डैम बनाया गया है तो उससे क्या क्या फायदा हम लोगों को मिलेगा, तो हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो डैम है, अगर इसके यूजेज की बात की जाए कि क्या क्या यूज है इसके, तो देखिए प्राचीन काल में क्या था कि जब इस प्रकार की हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन की जाती थी तो सीधा सीधा एक उसका रीजन रहता था, किस लिए, इरिगेशन पर्पज के लिए, यानी कि किसानों को अपनी फसल की सिंचाई के लिए यहां से क्या किया जाता था, पानी उपलब्ध कराया जाता था। तो वर्तमान समय में हम लोग देखेंगे कि जो इरिगेशन है ये तो पर्पज है ही है, डैम का पर्पज है प्राइमरी। इसके अलावा जो डैम है आज के समय में और भी बहुत सारे पर्पज को फुलफिल करते हैं। अब ये कौन कौन से, इन्हीं को हमें देखना है। तो सबसे पहला मेन पर्पज बांध का क्या है, इरिगेशन। इरिगेशन यानी कि सिंचाई के लिए बांध की फॉर्मेशन करना, बिल्कुल। इसके अलावा जो आजकल के डैम है यहां पर क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी किया जाता है, ठीक है। यहां पर बिजली बनाने का काम भी किया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है यहां पर। इसके अलावा जो बांध का पानी है ये वाटर सप्लाई के अंदर भी यूज किया जाता है। वाटर सप्लाई कहां पर, चाहे वो घरेलू काम के लिए हो या फिर इंडस्ट्रियल यूज के लिए, तो हम लोग कह सकते हैं कि डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज के लिए भी इस पानी का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा बांध का पानी जो है इसका एक अच्छा रोल यह भी है कि ये क्या करता है, बाढ़ को भी नियंत्रित करने का काम करता है, यानी कि जो फ्लड कंट्रोल है इसमें भी हेल्प प्रोवाइड करता है। फ्लड कंट्रोल, देखिए जब वर्षा होती है तो जब नदियों के अंदर पानी की मात्रा बढ़ जाती है जिसकी वजह से क्या होता है कि बाढ़ आती है। लेकिन अगर डैम बना हुआ है तो क्या होगा कि जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो इसके अंदर, रिजर्वायर के अंदर सेव हो जाएगा। उससे क्या होगा कि बाढ़ का खतरा कम हो जाता है। हाँ, लेकिन जब
ज्यादा हैवी रेनफॉल होता है तो उस समय में क्या होता है कि ये बाढ़ का कारण भी बनते हैं। वो हम लोग देखेंगे इसकी हानि के अंदर की बांध जो है डैम की क्या क्या हानियां होती है। तो ये फ्लड कंट्रोल के अंदर भी अपनी हेल्प करता है। उसके अलावा बांध के पानी को बांध से क्या किया जाता है, पानी को रोका जाता है। अब पानी रोकने से रिजर्वायर बन रहा है, लेक की फॉर्मेशन होती है। तो ये क्या है, एक टूरिज्म का एक अच्छा स्पॉट भी है। यानी कि ये क्या करते हैं, टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं। यहां पर आप लोग देखेंगे कि नौकायान है या लोग अपने भाई घूमने के लिए, पिकनिक वगैरह के लिए यहां पर आते हैं। तो नौकायान जैसे कि इनलैंड नेविगेशन, यहां पर नौकायान संचालित किया जाता है, ठीक है, पिकनिक स्पॉट है। उसके अलावा और अच्छा रोल क्या है डैम्स का कि यहां पर मत्स्य पालन भी होता है, यानी कि फिश ब्रीडिंग यहां पर की जाती है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि कहां प्राचीन काल में केवल और केवल सिंचाई के लिए या फिर डोमेस्टिक यूज के लिए इनकी फॉर्मेशन की जाती थी डैम की, लेकिन आज के समय में इसके जो यूज है बढ़कर कितने हो गए हैं। यहां पर देखेंगे कि सिंचाई के लिए यहां पर विद्युत का उत्पादन भी होता है, डायरेक्टली इस्तेमाल भी कर रहे हैं, बाढ़ को भी कंट्रोल हो रहा है, मत्स्य पालन भी है, टूरिज्म इंडस्ट्री भी यहां पर डेवलप हो रही है। तो इतने सारे काम करता है एक डैम। और इसी वजह से जो डैम है इसको डैम ना कहकर आजकल क्या किया कहा जाता है, इसको ही मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट कहा जाता है। तो डैम आज के समय में क्या कहलाते हैं, इसी को ही मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स कहा जाता है। मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स है ये। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि भाखड़ा नांगल डैम है जो कि सतलुज व्यास रिवर के ऊपर बनाया गया है। तो यहां पर क्या किया जाता है, इरिगेशन के पर्पज से पानी का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा यहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है ये भी बड़े पैमाने पर किया जाता है। उसके अलावा ये सारे काम यहां पर होते हैं। उसके अलावा एक दूसरा एग्जाम्पल ले तो जैसे कि महानदी बेसिन पर जो डैम है जिसका कि नाम हीराकुंड है, तो यहां पर भी क्या है, ये भी क्या है, एक मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से ये सारे यूजेज है कि क्या क्या इस्तेमाल है। उसके अलावा देखिए डैम के बारे में एक महत्वपूर्ण कथन है, एक स्टेटमेंट है जो कि आप लोगों को याद रखनी है कि जो जवाहरलाल नेहरू है इन्होंने डैम को क्या कहा है, मंदिर कहा है, आधुनिक भारत के मंदिर, यानी कि क्या कहा है, टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये स्टेटमेंट कई बार पूछी जाती है कि बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है, तो ये किसने कहा है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, ठीक है। और आजादी के बाद हम लोग देखेंगे कि इस तरफ बांध निर्माण वगैरह या फिर जो भी कंजर्वेशन या फिर मैनेजमेंट है पानी का, इस क्षेत्र में बड़े कदम उठाए गए हैं। बहुत से बांधों का निर्माण किया गया है भारत के अंदर। तो ये क्या है, सब मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स के ही एग्जाम्पल है। अब उसके अलावा देखेंगे कि जो बांध है, अब बनाने के फायदे तो हम लोगों ने देख लिए हैं, क्या बांध को बनाने के कोई नुकसान भी है, डैम से क्या हार्मफुल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, इस चीज को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला तो यही है कि जो डैम है ये क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर, नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर। बांध क्या करेंगे कि नदियां जो बह रही है फ्रीली प्रकृति के अंदर, इनका जो नेचुरल फ्लो है इसको क्या किया करते हैं, अफेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि यहां पर मैंने बताया कि जो फ्लोइंग वाटर है, बहता हुआ पानी, इसके ऊपर क्या कर दिया जाता है, अवरोध उत्पन्न कर दिया जाता है, बैरियर बना दिया जाता है। अब इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो नेचुरल फ्लो है वाटर का इसको अफेक्ट करेगा। इसकी वजह से क्या होता है, पुअर सेडिमेंटेशन। पुअर सेडिमेंटेशन क्या है, देखिए इससे क्या होता है, जो सेडिमेंटेशन ये होता है। पुअर सेडिमेंटेशन क्या है कि देखिए जब नदियां बहती है और समय के साथ जब भारी वर्षा होती है तो नदियों के अंदर बाढ़ आती है। बाढ़ आने के बाद नदियों का पानी जो है दूर दूर तक फैल जाता है और नदियों के साथ जो भी सेडिमेंट्स यानी कि अवसाद बहकर आते हैं
तो बाढ़ के द्वारा क्या किया जाता है कि जो फ्लूड प्लेन्स है इनकी फॉर्मेशन की जाती है, यानी कि बाढ़कृत जो मैदान है, बाढ़ से बनने वाले मैदान की फॉर्मेशन की जाती है। और ये जो सेडिमेंट्स बहाकर लाए जाते हैं नदियों के द्वारा, ये दूर तक क्षेत्रों के अंदर फैला दिए जाते हैं। जब बाढ़ का पानी वहां से जाता है तो ये जो सेडिमेंट्स है ये क्या करते हैं, एक नेचुरल फर्टिलाइजर्स की तरह काम करते हैं, यानी कि मिट्टी के लिए बहुत ज्यादा ये उपजाऊ है। यहां पर जो फसल है बहुत अच्छे पैमाने पर होती है, लेकिन बांध बनाने से क्या होता है कि जो पुअर सेडिमेंटेशन है ये प्रारंभ हो जाता है। क्यों हो गया? क्योंकि जो सेडिमेंट्स है, अब बांध क्या है, देखिए इस तरह से अवरोधित तो है, नदी का पानी इस प्रकार से आ रहा है यहां से, लेकिन जो सेडिमेंट्स है वो क्या है कि यहां पर ही इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, डैम के दूसरी तरफ ही जो सेडिमेंट्स है वो इकट्ठे हो जाएंगे। तो इसकी वजह से जो नदियों का फ्लो आप यहां पर देख रहे हैं जो कि पहले से ही कम हो चुका है, तो यहां पर जो सेडिमेंट्स है वो नदियों के अंदर कैसे होंगे कि पुअर सेडिमेंटेशन यहां पर होगा। और दूसरी तरफ क्या होगा कि यहां पर डैम के इस तरफ, यानी कि देखिए ये डैम है इस तरीके से, तो यहां से नदी बहकर आ रही है और यहां पर एक कम फ्लो से निकल रही है, तो यहां पर सेडिमेंट्स ज्यादा इकट्ठे होंगे इस तरीके से डैम की तरफ, और यहां पर नदियों में सेडिमेंट कम होगा, जिससे कि जो फ्लूड प्लेन्स की फॉर्मेशन होती थी यहां पर जो सेडिमेंटेशन है वो कम होगा। उसके अलावा बांध के इस तरफ क्या है, यहां पर एक्सेसिव सेडिमेंटेशन होगा। एक्सेसिव सेडिमेंटेशन यानी कि यहां पर जो अवसाद है वो बांध की तली में जो बॉटम है डैम का, यहां पर ज्यादा इकट्ठा होंगे। जब ये ज्यादा इकट्ठा होगा तो क्या होगा कि दबाव पड़ने की वजह से ये रॉकी स्ट्रक्चर्स के अंदर इसकी फॉर्मेशन हो जाती है, यानी कि देखिए चट्टानी रूप से ये मतलब उस टाइप से पक्का होने लगता है यहां पर, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एक्वेटिक जो वेजिटेशन है, ठीक है, जो पानी के अंदर जो वनस्पतियां मिलती है जो कि जलीय जीवों का एक आहार है, तो उसकी कमी यहां पर हो जाएगी। ठीक है, कि मिट्टी नहीं होगी नरम, तो क्या होगा कि जो जलीय पौधे हैं वो यहां पर नहीं पनप पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर एक्सेसिव सेडिमेंटेशन हो गया है, जिसकी वजह से रॉक जैसी स्ट्रक्चर डेवलप हो गई है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो जलीय जीव है उनके ऊपर खतरा मंडराने लगता है। ठीक है, जो उनका खाने की चीजें हैं, जो आहार है, जो नेचुरल वेजिटेशन है, उसकी कमी हो जाती है। उसके अलावा देखिए इसी में मैंने क्या बताया था आपको कि जो नेचुरल फ्लो वाटर का इफेक्ट हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो फ्लूड प्लेन है, ठीक है, जो बाढ़ के मैदान थे बनना वो कम हो जाएंगे। और उसकी और क्या होगा कि सेडिमेंटेशन होगा, जिसकी वजह से जो नेचुरल वेजिटेशन है ये खत्म हो जाएगा। उसके अलावा क्या होता है कि देखिए बांध को जहां पर बनाया गया है, तो पहले यहां पर क्या होता होगा कि नदियों में जब बाढ़ आती थी तो यहां का पानी दूर तक फैलता था। अभी बताया मैंने कि क्या होता था, सेडिमेंटेशन होता था। तो यहां पर जो पेड़ पौधों की ग्रोथ है वो अच्छी पाई जाती थी, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि नेचुरल रूप से यहां पर फॉरेस्ट वगैरह डेवलप अच्छे हुआ करते थे। ठीक है, फॉरेस्ट वगैरह का कवर यहां पर अच्छा था। जैसा कि यहां पर बांध बना दिया गया है इसी एरिया पर, तो क्या हो गया, यहां पर जो नेचुरल जो वेजिटेशन यहां पर पाया जाता था जैसे कि फॉरेस्ट वगैरह है, तो वो यहां से खत्म हो गए हैं। तो यानी कि जो फॉरेस्ट है जो कि डैम के आसपास के एरिया के, वो यहां पर खत्म हो गए हैं। उसके अलावा जो आप इसके अंदर और क्या है कि जो सॉइल डिकम्पोजिशन है ये भी देखने को मिलेगा। ठीक है, सॉइल डिकम्पोजिशन ये भी देखने को मिलेगा। उसके अलावा और भी बहुत सारे नुकसान है, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब ये बहुत नुकसान ज्यादा होने की वजह से जो मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स है ये आज के समय में विरोध का भी एक हिस्सा बन गए हैं। ठीक है, जहां पर भी इनका निर्माण होता है वहां पर जो पर्यावरणविद है, जो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है, ये क्या करते हैं, इसके विरोध में आंदोलन करते हैं। तो कुछ अगर पॉपुलर इनके मूवमेंट्स की बात की जाए तो जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, मेधा पाटकर का नाम इनसे जुड़ा हुआ है। एग्जाम में पूछा जाता है कि मेधा पाटकर का नाम किससे जुड़ा है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ठीक इसी तरह से आप लोग देखेंगे कि टेहरी जो टिहरी बांध है, ठीक है, टेहरी डैम आंदोलन, तो इस तरह के आंदोलन भी किए जाते हैं। बांध को बनाने के विरोध में किए जाते हैं कि बांध नहीं बनाना है, क्योंकि बहुत से नुकसान इनसे देखने को मिलते हैं। कौन कौन से नुकसान है उनको भी हम लोग अभी देखेंगे। तो जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है
इससे संबंधित कौन है? मेधा पाटकर है। और यह आंदोलन क्यों किया गया है? क्योंकि देखिए जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के ऊपर सरदार सरोवर जो बांध बनाया गया है उसके विरोध में यह आंदोलन है। किसके लिए? सरदार सरोवर डैम के विरोध में। जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है ये स्टार्टिंग में क्या था? ये जो एनवायरमेंटल इशू है उनसे जुड़ा हुआ था, जो कि हमने यहां पर डिस्कस किया कि ये क्या करता है, नेचुरल फ्लो अफेक्ट करता है वाटर का। उसके अलावा सेडिमेंटेशन है, सोयल डिकम्पोजिशन है, और उसके अलावा जो आसपास का जो फॉरेस्ट एरिया है इसको क्या करता है? ये खत्म करता है। तो इसलिए आंदोलन किया गया था। लेकिन आज के टाइम में हम लोग देखेंगे कि ये जो आंदोलन है इनका प्रारूप चेंज हो गया है। अब ये आंदोलन क्यों किए जाते हैं? क्योंकि देखिए बांध बनाने से पहले जो नदियां हैं, यहां पर नदियों के किनारे क्या है, कुछ आदिवासी जनजातियां हैं, लोग बसे हुए रहा करते थे, ठीक है। क्योंकि अगर जहां पर पानी है वहां पर लोगों का निवास ज्यादा है उसके आसपास के एरिया में। लेकिन बांध बनाने की वजह से क्या हो गया है कि जो लोग वहां पर रहते थे उनको वहां से पलायन करना पड़ा है, ठीक है। उनको वो जगह अपनी खाली करनी पड़ी है, जिसकी वजह से उनकी आजीविका छिन गई है, बेरोजगार हो गए हैं, भूमि विहीन हो गए हैं। तो इन लोगों को न्याय दिलवाने के लिए भी इस तरह के आंदोलन किए जाते हैं, जैसे कि ये नर्मदा बचाओ आंदोलन है। एनवायरमेंटल इश्यू तो इसमें इंक्लूड है ही है, उसके अलावा जो लोग इससे अफेक्ट हुए हैं उनको एक न्याय दिलवाने के लिए भी इस प्रकार के आंदोलन किए जाते रहे हैं। उसके अलावा देखिए बांध की फॉर्मेशन जहां पर होती है, अब बांध यहां पर फॉर्मेशन यहां पर हुई है तो इसके अंदर क्या है कि पानी की यहां पर खूब अधिकता है, खूब पानी मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो आसपास का एरिया है डैम के आसपास का, यहां के लोगों को सिंचाई के लिए पानी 24 घंटे उपलब्ध रहेगा। अब ज्यादा पानी यहां पर उपलब्ध है तो लोग क्या करेंगे कि बहुत ज्यादा फसल की पैदावार करते हैं। अधिक पानी मिलने की वजह से जो कैश क्रॉप्स है, जो नकदी फसलें हैं, इनको ज्यादा से ज्यादा उगाया जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि भूमि कैसी हो जाती है, उसकी भूमि के अंदर सैलिनाइजेशन बहुत ज्यादा सिंचाई की वजह से, बहुत ज्यादा सिंचाई की वजह से जो मिट्टी है उसके ऊपर एक नमक की परत जमने लगती है। तो ये इसका नुकसान है। उसके अलावा बांधों का और क्या नुकसान है कि देखिए आंदोलन का कारण तो है ही है, उसके अलावा ये लोगों के बीच में झगड़े का कारण भी बनते हैं। तो बांध क्या करते हैं, ये क्रिएट करते हैं कन्फ्लिक्ट बिटवीन लोगों के बीच में। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है कि जो साबरमती बेसिन है गुजरात में, गुजरात का जो साबरमती बेसिन है, यहां पर क्या है कि जो किसान हैं वो आंदोलन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो साबरमती बेसिन है यहां पर पानी को रोककर क्या किया जाता है कि जो अर्बन एरिया है उसके लिए, उस वाटर सप्लाई के लिए उस पानी का इस्तेमाल किया जाता है। अब सूखे के दिनों में भी ये सब चलता रहता है। तो इसकी वजह से क्या है, जो किसान है उनको अपनी फसल के लिए जितना पानी चाहिए वो नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं ये लोग आंदोलन करते हैं, ठीक है। क्यों कि पानी का यूज जो है किस तरह से किया जाना है इस चीज को लेकर। तो सब इन कारण का क्या है इसका कि डैम बनाए गए हैं इस वजह से। उसके अलावा ये जो डैम है ये क्या करते हैं, जो देखिए लोगों के बीच में झगड़े का कारण तो है ही है, उसके अलावा इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो अंतरराज्यीय जो जल के विवाद है ये देखने को मिलेंगे। उसके अलावा देशों के बीच में भी जल विवाद हो सकता है ये डैम वगैरह या हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाने से। किस तरह से, जैसे कि देखिए जो इंटर स्टेट अगर वाटर डिस्प्यूट का एग्जांपल ले तो देखिए जो कृष्णा गोदावरी नदी है, इसके कृष्णा गोदावरी वाटर जो डिस्प्यूट है ये क्या है कि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है इसने कोयना नदी पर बांध बनाया अपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए। तो इसके चलते जो आंध्र प्रदेश सरकार है, कर्नाटक गवर्नमेंट, इन्होंने क्या किया, ऑब्जेक्शन किया। ठीक इस तरह से अगर अंतरदेशीय वाटर डिस्प्यूट की बात करें तो देखिए जैसे कि तीस्ता नदी जल विवाद जो कि भारत और बांग्लादेश में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर अगर चाइना कोई डैम वगैरह बनाना चाहता है तो इससे भी क्या है कि भारत उसका विरोध करेगा, ठीक है। तो इस तरह से नदियां जो हैं इनकी कोई प्राकृतिक सीमा नहीं है अपनी की भाई भौगोलिक सीमा है कि एक ही क्षेत्र में बहेगी एक देश में। नदियां जो है एक देश से होते हुए कई देशों से भी निकल सकती है। अगर एक देश उस पर
डैम की फॉर्मेशन करता है तो उससे क्या है कि सभी देशों के बीच में ये लड़ाई झगड़े का कारण भी बन सकता है। उसके अलावा देखिए डैम के अंदर हमने पढ़ा था यूज के अंदर कि ये क्या करता है, बाढ़ को नियंत्रित करने का काम करता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। जब देखिए बांध के अंदर जब बहुत ज्यादा सेडिमेंटेशन हो जाता है, बहुत ज्यादा जब अवसाद जमा हो जाता है, उसके अलावा जब भारी बारिश होती है, उसके पानी को कंट्रोल करना क्या हो जाता है, बहुत भारी काम हो जाता है बांध के लिए। तो उस सिचुएशन में क्या है कि ये क्या करते हैं, बाढ़ लाने का भी काम करते हैं। ठीक है, भारी वर्षा की वजह से या फिर सेडिमेंटेशन की वजह से बाढ़ भी आती है। ठीक है, जब पानी का लेवल बढ़ जाता है, बांध के गेटों को जब खोल दिया जाता है तो आसपास के बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र में क्या है, ये जलमग्न कर देता है, पानी इतनी बड़ी अमाउंट में निकलता है। उसके अलावा जो देखिए डैम है ये भूकंप का कारण भी बन सकते हैं। पानी इकट्ठा किया गया एक जगह पर तो क्या होगा कि जो पानी से जनित रोग है ये भी हो सकते हैं, यानी कि वाटर बोर्न डिजीज भी इससे हो सकती है। उसके अलावा पेस्ट और पॉल्यूशन भी देखने को मिलेगा। अगर इसके पानी से लंबे समय तक सिंचाई की जाती है या फिर इसका इस्तेमाल किया जाता है तो देखिए वाटर बोर्न डिजीज है, पेस्ट या फिर पॉल्यूशन, प्रदूषण वगैरह, ये सब चीजें देखने को मिलेगी। तो इस तरह से हमने देखा कि डैम जो है किस तरीके से हमारे लिए फायदेमंद भी है लेकिन नुकसानदायक भी है। तो अगर डैम ना बनाए जाए तो क्या किया जाए, ऐसा कौन सा काम किया जाए जिसकी वजह से कि बांध भी ना बनाने पड़े और लोगों की जो समस्या है पानी से संबंधित ये भी खत्म हो जाए। तो इसका सीधा सीधा एक जवाब है कि हमें क्या करना होगा कि जो वर्षा का पानी है इसकी क्या करनी होगी, हार्वेस्टिंग। जो रेन वाटर है इसकी हार्वेस्टिंग करनी होगी। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अगर बरसात होती है, अगर उसके पानी को हम लोग संरक्षित कर लेते हैं तो हमें किसी भी प्रकार के डैम की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्षा का पानी हमारे लिए पर्याप्त होगा हर एक काम के लिए। तो देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है ये भी कोई नया काम नहीं है, प्राचीन काल से ही देखेंगे कि ये भारत के अंदर होता रहा है। आज के समय में भी हम लोग देखेंगे कि आप लोग देखिए जब यात्रा करते हैं तो कई इस प्रकार की स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि जब बस वगैरह गुजर रही हो कहीं से गांव के एरिया से, तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर्स आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स में क्या है, जो वर्षा का पानी है इसको स्टोर किया जाता है, यही रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। यानी कि कई राज्यों के एग्जाम्पल दिए गए हैं बुक के अंदर, जैसे राजस्थान वाले क्षेत्रों में आप लोग देखेंगे तो वर्षा जब होती है, जब रेनफॉल होता है तो जो छतों पर पानी आता है उसको किसी पाइप के माध्यम से क्या किया जाता है, इस प्रकार डायरेक्ट इसके अंदर स्टोर कर दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से स्टोर कर लिया जाता है जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है। उसके अलावा कई जो सूखाग्रस्त एरिया हैं जैसे कि बीकानेर, जैसलमेर, इस तरह के, तो यहां पर जैसे ही वर्षा होती है बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण किया जाता है जहां पर कि वर्षा का जल संरक्षित रहता है और इसका इस्तेमाल किया जाता है सिंचाई के लिए। उसके अलावा जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है जहां पर कि बाढ़ वगैरह का खतरा ज्यादा रहता है तो यहां पर क्या करते हैं कि जो फ्लूड प्लेन्स है, बाढ़ग्रस्त मैदान है, यहां से पतली पतली सरिताओं को निकाल कर क्या किया जाता है कि सिंचाई के काम में लिया जाता है। उसके अलावा जो मेघालय है जो कि इतनी ज्यादा वर्षा प्राप्त करता है लेकिन फिर भी क्या है कि पीने के पानी की कमी है। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है तो चारों तरफ पानी ही पानी रहता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पानी की कोई कमी नहीं है, जब भी प्यास लगेगी हम उस बाढ़ के पानी को पी लेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो पानी है इकट्ठा है, इसमें क्या है कि वाटर बोर्न डिजीज हो सकती है। ठीक है, पानी की गुणवत्ता में कमी रहती है, इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए जो ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्र हैं जैसे कि मेघालय, यहां पर भी क्या किया जाता है, जो रेन वाटर है इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है, पानी को स्टोर किया जाता है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि राजस्थान के ही कुछ हिस्सों में जैसे क्या मिलेंगे आप लोगों को देखने को, जिन्हें की क्या कहते हैं, खादिन कहा जाता है या फिर जोहड़ भी कहा जाता है, ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। इसमें क्या है कि पानी को बांध का ही छोटा रूप समझिए, मान लीजिए भूमि का तल इस प्रकार से बहकर जो पानी आ रहा है इस तरह से है, तो यहां पर एक अवरोध ही खड़ा कर दिया जाता है, पानी यहां पर इकट्ठा हो जाता है, तो यही क्या है, खादिन या जोड़ कहा जाता है। इस तरह से और भी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी जैसे कि भूमिगत अंडरग्राउंड टैंक बनाए जाते हैं एक कमरे के साइज के या उससे भी बड़े, तो इस तरह से अंडरग्राउंड
बड़े बड़े चैम्बर बनाए जाते हैं, ठीक है, टैंक बनाए जाते हैं जो कि अंडरग्राउंड है। और क्या किया जाएगा, मान लीजिए ये कोई घर है यहाँ पर, तो जब वर्षा होती है तो इसके पानी को, ठीक है, ये जो पानी है डायरेक्ट इसके अंदर जाता रहता है, जिसकी वजह से क्या है कि यहां पर ये स्टोर रहता है, ठीक है। इसको साफ रखने के लिए बहुत से प्रोसीजर किए जाते हैं, जैसे कि अलग अलग लेयर बनाई जाती है, मिट्टी की लेयर रहेगी, ईंट पत्थर की लेयर, कंकड़ की लेयर। तो इस तरीके से जो पानी नीचे जाता है बाद में वो फिल्टर होकर जाता है, बाद में इसी पानी का इस्तेमाल किया जाता है, किसी भी पर्पज के लिए करते हैं। इतना क्लीन वाटर होता है कि पीने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लेकिन वर्तमान में अब देखिए ये चीज देखेंगे कि यहां पर जो मैंने बनाया कि इस तरीके से अंडरग्राउंड टैंक बनाए जाते हैं, इनको क्या कहा जाता है, टांका कहा जाता है, ठीक है। राजस्थान वाले क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। लेकिन राजस्थान वाले क्षेत्र में ही जो पश्चिमी राजस्थान है, यहां पर क्या है कि जैसे इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, तो इंदिरा गांधी नहर से अब 24 घंटे पानी वहां पर उपलब्ध है। तो पानी मिलने की वजह से अब लोगों ने क्या है कि यहां पर रुझान कम हो गया है, ठीक है। पहले पानी की कमी थी तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में ज्यादा ध्यान देते थे। अब पानी बाहर से उपलब्ध है तो ये जो सिस्टम है ये धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सिस्टम बने रहने चाहिए ताकि जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर टेबल है ये भी रिचार्ज होता रहे, ठीक है। खुद की आवश्यकता के लिए ही जरूरी नहीं है रेन वाटर, इसको किस लिए भी जरूरत है हमें इसकी, क्योंकि जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल है ये लगातार नीचे चला जा रहा है। इसको भी कंट्रोल करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी होगी। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने देखेंगे कि जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है इसने क्या किया है कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है इस तरह का, इसको अनिवार्य कर दिया है कि हर एक घर में इस प्रकार का सिस्टम बनाया जाएगा। अगर किसी घर में इस प्रकार का सिस्टम नहीं मिलता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो हम तो यही चीज कहेंगे कि तमिलनाडु ने इसको क्या किया है, आवश्यक किया है, तो जो केंद्रीय सरकार है इसको भी ये जरूरी कर देना चाहिए हर एक घर में। अगर हर एक घर में इस तरह से रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाएगी तो कभी भी पानी की कमी हम लोग नहीं देख पाएंगे, हमेशा पानी हमारे लिए उपलब्ध रहेगा। एक छोटी सी कविता है कि देखिए, बादल भर भर कर जल लाते हैं, हर घर आंगन में बरसाते हैं, पर हे मानव तू करता नहीं है संग्रहण इस जल का, बह बहकर ये तबाही मचाता है, करता फिरता त्राही त्राही कितना मूर्ख मन है, जल पीते सब प्राणी जल ही तो जीवन है। तो इसलिए जब भी वर्षा हो तो क्या करना चाहिए, जो वर्षा का जल है इसको हार्वेस्ट करना चाहिए, इसको संरक्षित करना चाहिए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसी के साथ ही जो चैप्टर नंबर 3 है वाटर रिसोर्सेज यहां पर खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 4 के साथ।